गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज हम चैप्टर 1 की बात कर रहे हैं विच इज़ इन्वॉल्व इन योर सेक्शन ए, ठीक है, विच इज़ केमिस्ट्री ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। नाउ व्हाट आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स? जैसे कोई भी केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल होती है, ठीक है, केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल होती है तो उसमें जो मोस्ट लेफ्ट में एलिमेंट्स लाई करते हैं वो क्या होते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट्स। और जो मोस्ट राइट में एलिमेंट्स लाई करते हैं वो क्या होते हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। और एस ब्लॉक एलिमेंट्स और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो मिडिल में लाई करते हैं वो क्या होते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर, ठीक है। और जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? लीस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर, ठीक है। तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में लाई करते हैं, ठीक है। तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में लाई करते हैं और वो कंप्लीट ट्रांजिशन ऑफ प्रॉपर्टी शो करते हैं। मींस डी ब्लॉक एलिमेंट्स एस ब्लॉक से पी ब्लॉक जाने में क्या शो कर रहे हैं? कंप्लीट ट्रांजिशन ऑफ प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं फ्रॉम मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव टू लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक है। तो इसी करके डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। दैट्स वाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ऑल्सो नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। दैट्स वाई हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। अब नाउ डी ब्लॉक एलिमेंट्स की डेफिनेशन क्या होती है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स? डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर बेसिकली द एलिमेंट्स विच शोज पार्शली फिल्ड d orbital electronic configuration, which shows partially filled d orbital electronic configuration either in their elementary form or in their most commonly occurring oxidation state, or in their most commonly occurring oxidation state, in their most commonly occurring oxidation state, ठीक है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं? जिसमें पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करें या तो अपनी एलिमेंट्री फॉर्म में या इन देयर मोस्ट कॉमनली अकरिंग ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जो भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स इसको सेटिस्फाई करते हैं वो डी ब्लॉक में हम स्टडी करते हैं। लेकिन इसमें कुछ हम केसेस की स्टडी करते हैं, जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। जो कॉपर, सिल्वर और गोल्ड होते हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? एलिमेंट्री फॉर्म में। एलिमेंट्री फॉर्म में इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? जैसे आर्गन 3d10 4s1। सिल्वर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? आर्गन 4d10 5s1। गोल्ड की इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पे क्रिप्टोन आएगा, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन 5d10 6s1। तो ये तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, तो ये इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी एलिमेंट्री फॉर्म में, ठीक है। अब अगर हम इन एलिमेंट्री फॉर्म में इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें, एलिमेंट्री फॉर्म में क्या इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, एलिमेंट्री फॉर्म में क्या इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, क्या ये पार्शली फिल्ड डी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहे हैं? नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पे क्या है? D10, यहाँ पे क्या है? D10, यहाँ पे क्या है? D10, ठीक है। अब हम इनकी मोस्ट कॉमनली अकरिंग ऑक्सीडेशन स्टेट में देखते हैं, ठीक है। जैसे कॉपर होता है, कॉपर की मोस्ट कॉमनली अकरिंग ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? +2, ठीक है। तो +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं, तो पहला इलेक्ट्रॉन किस में से जाएगा? 4s में से, और नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन किस में से जाएगा? 3d में से। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 3d9, ठीक है। अब जो सिल्वर है वो किस ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है? +2 में, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 4d9। अब जैसे गोल्ड है, ठीक है, गोल्ड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 5d8। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4s0 5s0 6s0, ठीक है। तो कॉपर +2, सिल्वर +2, गोल्ड +3, तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनकी मोस्ट कॉमनली अकरिंग ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या है? 3d9 4d9 5d8,
ठीक है, तो ये इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब क्या ये अपनी मोस्ट कॉमनली अकरिंग ऑक्सीडेशन स्टेट में पार्शियली फिल्ड डी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहे हैं? यस, ये कर रहे हैं। तो फिर ये डी ब्लॉक एलिमेंट की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। दैट्स वाई हम कॉपर, सिल्वर और गोल्ड को डी ब्लॉक एलिमेंट में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो आई होप कॉपर, सिल्वर, गोल्ड का केस आप सबको समझ में आ गया होगा कि कॉपर, सिल्वर और गोल्ड को हमने डी ब्लॉक में क्यों रखा है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम एक एक्सेप्शनल केस देखते हैं, दैट इज जिंक, कैडमियम एंड मर्करी। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द एक्सेप्शनल केस ऑफ जिंक, कैडमियम एंड मर्करी। अब जो जिंक, कैडमियम और मर्करी है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनकी एलिमेंट्री फॉर्म में क्या होगी? जैसे आर्गन, क्रिप्टोन एंड जिनोन। तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 3d10, 4s2, 4d10, 5s2, 5d10, 6s2। ठीक है, अब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनकी मोस्ट कॉमनली अकरिंग ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होगी? जिंक +2, कैडमियम +2, मर्करी +2। तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? आर्गन 3d10, क्रिप्टोन 4d10, जिनोन 5d10। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया जिंक +2, कैडमियम +2, मर्करी +2। अब चाहे तुम इनकी एलिमेंट्री फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, चाहे इनकी मोस्ट कॉमनली अकरिंग ऑक्सीडेशन स्टेट में इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, दोनों ही केसेस में इनके पास पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल नहीं है। ठीक है, दोनों ही केस में इनके पास क्या है? D10 है और यहाँ भी D10 है। ठीक है, अब जैसे कैडमियम का केस देखो, एलिमेंट्री फॉर्म में भी ये क्या है? D10 है, और मोस्ट कॉमनली अकरिंग ऑक्सीडेशन स्टेट में भी क्या है? ये D10 है। मर्करी में क्या होता है? मर्करी में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे क्या है? D10 है, और +2 में इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी यहाँ क्या है? D10 है। तो ये दोनों ही केस में पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो नहीं कर रहे। तो अगर ये दोनों ही केसेस में पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो नहीं कर रहे, तो फिर भी हम इनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्यों रखते हैं? ठीक है, फिर भी हम इनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्यों रखते हैं? क्योंकि एज पर द डेफिनेशन ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स में नहीं होने चाहिए। ठीक है, एज पर द डेफिनेशन ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स में नहीं होने चाहिए, बट फिर भी हम इनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स में पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि जिंक, कैडमियम और मर्करी, बिकॉज जिंक, कैडमियम और मर्करी की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डी ब्लॉक एलिमेंट से सिमिलर हैं। बिकॉज जिंक, कैडमियम एंड मर्करी हैव प्रॉपर्टी विच आर सिमिलर टू डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी इनके डी ब्लॉक एलिमेंट्स से मैच करती है? दैट इज कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन विद द लिगेंड। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन विद द लिगेंड। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी लिगेंड्स के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, और जिंक, कैडमियम और मर्करी भी लिगेंड्स के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। इसीलिए हम जिंक, कैडमियम और मर्करी को डी ब्लॉक एलिमेंट्स में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये कौन से लिगेंड्स के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं? जैसे अमोनिया विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अमाइन एंड हैलाइड। ठीक है, तो इनके साथ ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो आई होप कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और जिंक, कैडमियम, मर्करी का केस आप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं जिंक, कैडमियम, मर्करी का हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम एक आइडिया ले लेते हैं कि पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक एलिमेंट्स की पोजीशन कहाँ होती है। जैसे पीरियोडिक टेबल होती है, पीरियोडिक टेबल में मोस्ट लेफ्ट में क्या होते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। मोस्ट राइट में क्या होते हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। और जो मिडिल में होते हैं वो क्या होते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है, तो इसमें जिंक, कैडमियम, मर्करी, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड निकल, प्लैडियम, प्लैटिनम, कोबाल्ट, रोहोडियम, इरिडियम, आयरन, रुदेनियम, ओस्मियम, मैंगनीज, टेक्नीशियम, रेहेनियम, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, वेनेडियम, नियोबियम,
टेंटेलम, टाइटेनियम, जिरकोनियम, हैफिनियम, स्कैंडियम, यट्रियम, लैंथेनम से ल्यूटीटियम, और यहाँ पे एक्टेनियम से लेके लॉरेंशियम से लेके और यहाँ पे कोपरेंशियम तक एलिमेंट्स लाई करते हैं। ठीक है, तो अब जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स है और यहाँ पे पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, यहाँ पे फर्स्ट 2 ग्रुप्स होते हैं और यहाँ पे 3 से लेके 12 तक ग्रुप होते हैं और यहाँ पे 13 से लेके 18 तक होते हैं। ठीक है, तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो किस में लाई कर रहे हैं, 3rd से 4th में। अब जैसे ये वाली जो सीरीज़ है ये क्या है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ है। ठीक है, और जो ये वाली सीरीज़ है ये क्या है, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज़ है। दिस सीरीज़ इज़ 3rd ट्रांजिशन सीरीज़ एंड दिस इज़ 4th ट्रांजिशन सीरीज़। ठीक है, अब जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ है ये किस में है, 4th पीरियड में। ठीक है, जो सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज़ है ये किस में है, 5th पीरियड में, और जो 3rd ट्रांजिशन सीरीज़ है ये किस में है, 6th पीरियड में, और जो 4th ट्रांजिशन सीरीज़ है ये किस में है, 7th पीरियड में। ठीक है, तो जो 4th पीरियड है यानी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे वो किस में जाएंगे, 3D में जाएंगे। ठीक है, 4th पीरियड यानी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़, इसमें जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो किस में जाते हैं, 3D में। ठीक है, दिस इज़ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़। ठीक है, और जो 5th पीरियड है जिसमें सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ लाई कर रही है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स एंटर करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंटर करते हैं, वो किस में एंटर करते हैं, 4D में। उसके बाद जो 6th पीरियड है, 6th पीरियड यानी 3rd ट्रांजिशन सीरीज़, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स एंटर करते हैं वो किस में एंटर करते हैं, 5D में। ठीक है, उसके बाद जो 7th पीरियड है, जो 7th पीरियड है इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स 4th ट्रांजिशन सीरीज़ होती है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स एंटर करते हैं वो किस में एंटर करते हैं, 6D में। तो आप इसको ऐसे ही लर्न कर सकते हो कि 4th पीरियड इलेक्ट्रॉन्स एंटर्स इन 3D, 5th पीरियड इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन 4D, 6th पीरियड इलेक्ट्रॉन्स एंटर इन 5D एंड 7th पीरियड इलेक्ट्रॉन्स एंटर इन 6D। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं शील्डिंग इफेक्ट। नाउ व्हाट इज शील्डिंग इफेक्ट? ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? शील्डिंग इफेक्ट नाम से ही पता चल रहा है, शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, टू प्रोटेक्ट। नाउ कौन किसको प्रोटेक्ट कर रहा है, इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स किसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। किससे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोटेक्टिंग आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम न्यूक्लियर चार्ज। इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोटेक्टिंग आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, जैसे कोई भी एटम होता है उसमें सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। जो न्यूट्रॉन्स होते हैं उनमें क्या होता है, नो चार्ज, और जो प्रोटॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। ठीक है, इसमें हमारे पास शेल बनी होती है, इस तरह से शेल्स बनी होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन होता है। अब जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। अब ये वाले जो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन हैं ये इनर वाली शेल से क्या फील करते हैं, रिपल्शन। ठीक है, इनर शेल इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि सेम चार्ज हो गया तो रिपल्शन फील करेंगे। और इनर शेल के इलेक्ट्रॉन और आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन ये न्यूक्लियस से क्या फील कर रहे हैं, अट्रैक्शन। ठीक है, तो होगा क्या कि जो ये इनर शेल के इलेक्ट्रॉन हैं, जो ये इनर शेल के इलेक्ट्रॉन हैं, ये आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर करके इसको किससे शील्ड करते हैं, न्यूक्लियर चार्ज से। इसका मतलब क्या होगा कि जो आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको जितना एक्चुअल में न्यूक्लियर चार्ज फील करना चाहिए था वो उतना न्यूक्लियर चार्ज फील नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे, उससे कम न्यूक्लियर चार्ज फील करेंगे। और जितना न्यूक्लियर चार्ज वो फील करेंगे मतलब एक्चुअल से कम, उसको क्या बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। उसको क्या बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, दैट इज ऑल्सो नोन एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, एंड दैट इज डिफाइंड बाय Z इफेक्टिव। And how we can calculate Z effective? Z effective is equal to
Z माइनस सिग्मा, ठीक है। नाउ Z इज द एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज which is equal to the atomic number and sigma is the shielding constant. Sigma is the shielding constant which can be calculated by Slater's rule, which can be calculated by Slater's rule. तो शील्डिंग इफेक्ट सबको समझ में आ गया होगा। नट शेल में हम क्या बोल सकते हैं शील्डिंग इफेक्ट को? शील्डिंग इफेक्ट को हम नट शेल में क्या बोल सकते हैं? टू शील्ड outermost electrons from nuclear charge by mutual repulsion, ठीक है। तो शील्डिंग इफेक्ट इज नोन एज टू शील्ड द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियर चार्ज बाय म्यूचुअल रिपल्शन, जिसकी वजह से क्या होगा, जो आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज जितना उनको फील करना चाहिए था उतना फील नहीं करेंगे, उससे कम न्यूक्लियर चार्ज फील करेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं? जेड इफेक्टिव, ठीक है। अब हम कुछ कंपेयर करते हैं, जैसे हाइड्रोजन एटम होता है ना, अब जब हमें लेवल्स की एनर्जी फाइंड आउट करनी पड़ती है, कौन से लेवल की? शेल्स की, सब शेल्स की एनर्जी लेवल फाइंड करनी पड़ती है, तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं? दैट इज एनर्जी इज इक्वल टू -2 पाई स्क्वायर ME4 Z स्टार का स्क्वायर बाय N स्क्वायर H स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बाद में एक्सप्लेन करेंगे। पहले हाइड्रोजन एटम के केस में जो एनर्जी लेवल डायग्राम होता है वो क्या होता है? हाइड्रोजन एटम के केस में जो एनर्जीज का इंक्रीज होना होता है, जो एनर्जीज का इंक्रीज होना होता है वो किस पे डिपेंड करता है? ओनली ऑन द वैल्यू ऑफ n यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। एज द वैल्यू ऑफ n इंक्रीजेज, एनर्जी इंक्रीजेज, ठीक है। तो जैसे जैसे वैल्यू ऑफ n इंक्रीज होगी एनर्जी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो जैसे हम इसमें बात करते हैं ना हाइड्रोजन एटम के लिए, जैसे अगर n इज इक्वल टू 1 है तो उसमें एक ही सब शेल होती है विच इज़ 1s। अगर n इज इक्वल टू 2 है तो उसमें कितनी सब शेल होती हैं? 3, जैसे कि 2s 2p, ठीक है। अगर n इज इक्वल टू 3 है तो उसमें कितनी सब शेल होंगी? 3s, जैसे 3s में 2 ऑर्बिटल्स होते हैं, 3p में 3 ऑर्बिटल होते हैं और 3d में 5 ऑर्बिटल होते हैं। n इज इक्वल टू 4 होगा तो 4s 4p 4d एंड 4f होगा। f में कितने ऑर्बिटल होते हैं? n इज इक्वल टू 5, इसमें 5s 5d 5f इस तरह से होते हैं जैसे इसमें होते हैं। तो इस सीक्वेंस से आपको क्या लग रहा है कि एनर्जी का इंक्रीज होना किस पर डिपेंड कर रहा है? ओनली ऑन द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब शेल पे डिपेंड नहीं कर रहा। मेरा कहने का मतलब है कि अगर n की वैल्यू 2 है तो उसमें कितनी शेल हैं? s एंड p, तो दोनों का जो एनर्जी लेवल है वो क्या है? सेम है। अब अगर n इज इक्वल टू 3 है तो उसमें कितनी सब शेल्स है? s p d, ठीक है। तो तीनों की एनर्जी का लेवल क्या है? सेम है। अगर n इज इक्वल टू 4 है तो उसमें कितनी सब शेल्स हैं? s p d f, तो चारों की एनर्जी का लेवल क्या है? सेम है। ऐसे ही आगे भी ये सेम होगा। मतलब एनर्जी जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज हो रही है एनर्जी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। शेल्स पे डिपेंड नहीं कर रहा। मतलब एक शेल में जितनी भी सब शेल्स हैं उनकी एनर्जी क्या होंगी? सेम होगी, ठीक है। ऑल द सब शेल्स इन द सेम शेल हैव इक्विवेलेंट एनर्जी, ठीक है। तो हाइड्रोजन एटम के लिए समझ में आ गया होगा।
अब ऐसा क्यों है, रीज़न क्या है इस चीज़ का, ऐसा एनर्जी लेवल डायग्राम हमें क्यों मिल रहा है इसमें? क्योंकि मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के केस में तो ऐसा नहीं मिलता। मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के केस में जो एनर्जी लेवल डायग्राम होता है वो कैसा होता है? क्योंकि हाइड्रोजन एटम क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम है। मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के केस में जो हमें एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करते हैं वो किस बेसिस पर डिपेंड करते हैं, किस रूल पे बनाते हैं, N+L रूल पे, विच इज़ ऑल्सो नोन एज बोहर-बरीज रूल, विच इज़ ऑल्सो नोन एज बोहर-बरीज रूल। ठीक है, तो इसको हम बोहर-बरीज रूल के अकॉर्डिंग ड्राइव करते हैं, जैसे 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d 7s 7p। तो ये हम एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो अब इस एनर्जी लेवल डायग्राम से आप क्या कंक्लूड कर सकते हो कि अगर n की वैल्यू सेम है लेकिन सब शेल्स की एनर्जी सेम नहीं है। मान लो यहाँ पे n की वैल्यू 2 है, ठीक है, लेकिन n इज इक्वल टू 2 के लिए सब शेल्स क्या हैं, 2s और 2p, लेकिन उनकी एनर्जी का लेवल सेम नहीं है। कम एनर्जी किस में है, 2s में, और 2p की एनर्जी 2s से ज़्यादा है। जैसे हम इसमें एग्जांपल लेते हैं, इसके लिए n की वैल्यू क्या है 3। अब n की वैल्यू 3 के लिए जो सब शेल्स हैं वो कौन कौन सी हैं, s p d। ठीक है, लेकिन तीनों की एनर्जी का लेवल सेम नहीं है। सबसे कम एनर्जी किसकी है, 3s की, उसके बाद 3p की, उसके बाद 4s की, और उसके बाद 3d की, सेम आगे के लेवल्स के लिए। ठीक है, तो इससे आप क्या कंक्लूड कर रहे हो कि जो सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम है यानी हाइड्रोजन एटम, उसके लिए जो एनर्जी का इंक्रीज होना किस पे डिपेंड कर रहा है, एज वैल्यू ऑफ n इंक्रीजेस। ठीक है, लेकिन बट इन केस ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के केस में जो एनर्जी है वो किस पे डिपेंड कर रही है, शेल एंड एज वेल एज सब शेल्स पे भी डिपेंड कर रही है। तो ऐसा हो क्यों रहा है, इसमें सिर्फ n पे डिपेंड कर रही है और इस पे n पे भी डिपेंड कर रही है और l पे भी डिपेंड कर रही है, n एज वेल एज L वैल्यू पे भी डिपेंड कर रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसका रीज़न क्या है? ठीक है, इसका रीज़न भी हम किससे एक्सप्लेन करेंगे, शील्डिंग इफेक्ट से। ठीक है, इसका रीज़न हम किससे एक्सप्लेन करेंगे, शील्डिंग इफेक्ट से। ठीक है, तो हमने शील्डिंग इफेक्ट पहले एक्सप्लेन कर दिया, अब यहाँ पे बस जस्ट उसको अप्लाई करना है। ठीक है, तो हाइड्रोजन एटम के केस में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन एटम के केस में क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब शील्डिंग इफेक्ट कैसे होता है, कम से कम उसमें 2 इलेक्ट्रॉन तो होने चाहिए और वो भी अलग अलग शेल में होने चाहिए आपस में रिपेल करने के लिए। ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन एटम के केस में एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब हाइड्रोजन एटम के केस में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो शील्ड किसको करेगा, वो रिपेल तो करेगा नहीं। ठीक है, तो वो शील्ड नहीं करेगा तो उसमें क्या होगा, शील्डिंग इफेक्ट नहीं है। शील्डिंग इफेक्ट क्या है, 0। अब शील्डिंग इफेक्ट 0 है तो शील्डिंग कांस्टेंट यानी सिग्मा भी क्या होगा, 0। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर लेंगे कि Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा, यानी हमारे पास क्या होगा, Z इफेक्टिव किसके इक्वल आ जाएगा, Z के, विच इज़ एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, तो Z इफेक्टिव किसके इक्वल आ गया, Z के। ठीक है, तो और Z क्या होता है, Z इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। ठीक है, और एटॉमिक नंबर क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, अब हम एनर्जी वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। एनर्जी वाला फॉर्मूला क्या होता है, -2π² me4 Z स्क्वायर बाय n² h²। अब देखो 2 इज़ अ कांस्टेंट, पाई इज़ अ कांस्टेंट, m इज़ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसकी वैल्यू क्या होती है 9.1 × 10⁻³ kg। एंड इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज ऑल्सो कांस्टेंट। ठीक है, ये भी कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू क्या होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। एंड Z स्टार
In case of hydrogen atom is equal to Z is equal to atomic number which is also constant, ठीक है. Now H is Planck's constant, ठीक है, which is also constant, जिसकी वैल्यू होती है 6.626 into 10 की पावर -34 जूल सेकेंड. Now the only variable here is n which is principal quantum number, ठीक है. So energy here only depend upon the value of principal quantum number. So -n² पे डिपेंड कर रही है, ठीक है. सो एनर्जी ओनली डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ n², ठीक है, -1/n², ठीक है. तो अब देखो एज द वैल्यू ऑफ n इंक्रीजेज, n² की वैल्यू भी इंक्रीज होगी. अगर n² की वैल्यू इंक्रीज होगी तो 1/n² की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी. अगर 1/n² की वैल्यू डिक्रीज होगी तो -1/n² की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी. और अगर इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है. तो आई होप हाइड्रोजन एटम के केस में ये सबको समझ में आ गया होगा कि जो n की वैल्यू इंक्रीज होती है तो एनर्जी कैसे इंक्रीज होती है, ठीक है. लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के केस में क्या हो रहा है, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के केस में ना शील्डिंग हो रही है. मतलब एक शेल में जो इलेक्ट्रॉन है ना वो दूसरी शेल के इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, म्यूचुअली रिपेल कर रहे हैं, ठीक है. मान लो s के इलेक्ट्रॉन है वो किसको रिपेल कर रहे हैं, p के इलेक्ट्रॉन. अब म्यूचुअल रिपल्शन की वजह से क्या चेंज होगा, फिर उनका z इफेक्टिव चेंज होगा. z इफेक्टिव चेंज होगा तो एनर्जी भी क्या होगी, उनकी वेरी करेगी, ठीक है. तो इस वजह से हाइड्रोजन एटम और मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के एनर्जी लेवल डायग्राम में डिफरेंस आता है. ठीक है. आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा कि सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम और मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के एनर्जी लेवल डायग्राम में डिफरेंस क्यों आता है, ठीक है. तो ये हम इसमें कंसीडर कर सकते हैं. अब जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो किस पर डिपेंड करता है, शील्डिंग इफेक्ट डिपेंड्स अपॉन शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है. जिस भी ऑर्बिटल में जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो दूसरे ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स को उतना ज़्यादा रिपेल करेगा. समझ में आया, ठीक है. अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पर डिपेंड करती है, कंप्लीटली ऑन द शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है. अब जैसे s ऑर्बिटल होते हैं उसकी जैसे शेप होती है ना स्फेरिकली सिमेट्रिक होती है तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है. अब जो p ऑर्बिटल है उसकी जो शेप है वो डम्बेल शेप होती है. जो d ऑर्बिटल है उसकी जो शेप होती है वो डबल डम्बेल शेप होती है, ठीक है. और जो f ऑर्बिटल है उस पर तो मल्टीपल लोब्स होते हैं, उसमें तो 7 लोब्स भी होते हैं, ठीक है. तो अब क्या हो रहा है, s से p से d से f जाने में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है. क्योंकि अगर 2 लोब हो, एक तो देखो 1 लोब हो तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होगी. अगर 2 लोब हो गए तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और कम होगी. अगर 4 लोब होंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और कम होगी. अगर मल्टीपल लोब्स होंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और कम हो जाएगी. और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी तो उनकी दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को अपने से आउटर इलेक्ट्रॉन्स को शील्ड करने की टेंडेंसी भी कम हो जाएगी, ठीक है. तो एज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेज, ठीक है, द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दीज रिस्पेक्टिव ऑर्बिटल्स विल लेस शील्ड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है. तो जो इलेक्ट्रॉन्स s में प्रेजेंट है वो सबसे ज़्यादा शील्ड करेंगे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को. जो इलेक्ट्रॉन्स p में प्रेजेंट है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को s से तो कम शील्ड करेंगे बट d और f से ज़्यादा शील्ड करेंगे. और जो इलेक्ट्रॉन्स d में प्रेजेंट हैं वो, अब जो इलेक्ट्रॉन d में प्रेजेंट हैं वो f इन दोनों से तो कम शील्ड करेंगे लेकिन f से ज़्यादा करेंगे. और जो शील्ड f में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सबसे कम शील्ड करेंगे क्योंकि f वाले का क्या होगा, पुअर शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है. f वाले का क्या होगा, पुअर शील्डिंग इफेक्ट. सो शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज in this respective manner, ठीक है.